नमस्कार दोस्तों, BSCIPF की श्रृंखला में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम रिस्क मीटर के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे। ये एक वो प्रोसेस है जो कि हर सामान्य निवेशक के लिए बेहद ज़रूरी होती है, कोई भी प्रोडक्ट चयनित करने के लिए, फाइनल करने के लिए, रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए, खुद की स्वयं की रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें। और रिस्क प्रोफाइलिंग इक्विटी फंड्स के लिए किस तरीके से होता है वो हमने एक ऑपरेशनल लेवल उसकी समझ ली, जान ली। अब हम उसका उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से कोई एक अगर म्यूचुअल फंड होता है तो म्यूचुअल फंड में 5, 10, 7, 8 स्कीम्स हो, 5, 10, 7, 8 अलग अलग सिक्योरिटीज़ होगी, अलग अलग स्टॉक्स होंगे, क्योंकि अगर वो इक्विटी फंड है तो उसमें शेयर्स ही होंगे। फिर उसका एम कैप क्या है, फिर वॉलेटिलिटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है, ये सारों का हम मद्देनज़र रखेंगे और फाइनल निकालेंगे कि उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, फिर उसके रिस्क लेवल क्या है, क्या वो लो है, मॉडरेट है, हाई है या वेरी हाई है। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से इक्विटी फंड का रिस्क लेवल जाना जाता है। ये एक एग्जांपल है, इक्विटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है। एक कोई फंड है जिसमें 10 इक्विटी सिक्योरिटीज़ है, ए से लेकर जे तक, CDEFGHIJ। हर एक का 10-10% का इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। कोई लार्ज कैप है, फिर मिड कैप है, फिर लार्ज कैप है। यहाँ पे एक IPO भी है, तो IPO के लिए अभी तक हमने बात नहीं की थी। अगर IPO है तो IPO के वक्त वो कौन से कैप में कितना पैसा रेज कर रहा है उसके हिसाब से मिड है, स्मॉल है, लार्ज है। मिड कैप है तो 7 नंबर, स्मॉल कैप है तो और कम, लार्ज स्मॉल है तो और ज़्यादा, लार्ज है तो और कम। इस तरीके से नंबर्स दिए जाते हैं। मिड कैप को 7 नंबर देने, ऐसा एक नियम है। वोलेटिलिटी कैसी रहेगी, सो IPO के लिए अलग, लेकिन बाकी के लिए कुछ ना कुछ नंबर्स दिए गए। इम्पैक्ट कॉस्ट हर एक के लिए कुछ ना कुछ दी गई है। फिर हमने इसके पहले देखा था कि लार्ज और मिड को 5, 7, 9 ऐसे नंबर्स देने। फिर वोलेटिलिटी की बात करी थी, अगर 1% से कम है तो 5। जैसे यहाँ पर देखिए कि 1% से कम है तो इसको 5 आएगा, ये 1% से ज़्यादा है तो इसको 6 आएगा। फिर तीसरा आया वो मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट ये 1% से कम है तो इसको 5, अगर 2% से ज़्यादा है ये जैसे तो इसको 9। इस तरीके से नंबर्स दिए जाएंगे। ये नंबर्स देने के बाद ये ए से लेकर आई तक जो स्टॉक्स थे वो कितने आए, तो वो लगभग 5, 5, 7, ये सबका एवरेज निकाला है, 6.6 आया। वोलेटिलिटी वैल्यू सबकी, अगर मिड कैप है तो वोलेटिलिटी वैल्यू 6 और इम्पैक्ट कॉस्ट 5 देनी है। ऐसा कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये जे जो है इसमें कैश था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल आय तक ही आया है, जे नहीं आया, क्योंकि कैश के लिए अलग अलग कैलकुलेशन का एक स्टेप बढ़ेगा। हर एक के नंबर्स जो असाइन करके दिए थे वो सारे लिखे, वोलेटिलिटी के लिए, इम्पैक्ट के लिए, मार्केट कैप के लिए, और सबका एवरेज निकाला। अब 6.6, 5.8 और 6.3 इन तीनों का एवरेज और कैश का कंपोनेंट 1 करके उसको कंसिडर किया जाता है। इन तीनों का जब एवरेज निकालेंगे 6.6, 5.8, 6.3, ये तीनों का एवरेज आ जाता है 6.3। 6.3 अपना फाइनल आंसर आया। तो 6.3 अगर फाइनल आंसर आता है तो हमने यहाँ पर जाना कि अगर 1 से कम है तो लो, 5 से ज़्यादा है तो वेरी हाई। हमारे फंड का जो रिस्क प्रोफाइलिंग आएगा वो आएगा वेरी हाई। इस तरीके से रिस्क प्रोफाइलिंग करी जाती है इक्विटी फंड्स की। हमने इक्विटी फंड देखा। फिर इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें भी आएगी। डेरिवेटिव्स है तो क्या आएगा, ऑप्शंस है तो क्या आएगा, F&O है तो क्या आएगा, गोल्ड है तो क्या आएगा। अगर इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स है, फंड ऑफ फंड भी हो सकता है, तो उसमें क्या आएगा। एक बेसिक रूल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आप वेबसाइट पर जाकर सेबी के ज़रूर देख सकते हैं। आप गूगल पर बेसिक डाल देंगे कि रिस्कोमीटर सेबीज 2020 सर्कुलर, तो उसमें से भी हमको पता चल जाएगा कि क्या नियम है और क्या नहीं है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैलकुलेशन एक बार इसलिए समझना ज़रूरी है कि एक बार समझ में आ गया तो हमको एक बेसिक आइडिया आ जाती है। वही प्रयास BSCIPF और सेबी द्वारा हो रहा है। उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर भेंट दें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना है आपको। धन्यवाद।